तो कोनिक सेक्शन, शंकु परिक्षेद, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। हमने पिछली क्लास में इलिप्स मतलब कि दीर्घवृत्त पे आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज की इस क्लास में हम हाइपरबोला मतलब कि अति परवलय ये टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो उसके कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद एक दो क्लास और करेंगे जिसमें कि हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन, कुछ टफ वाले क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हाइपरबोला मतलब कि अति परवलय के साथ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के साथ शुरुआत करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो यहां लिखा है अ हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब कि एक अति परवलय किसी तल में उन सारे बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। मतलब कि ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है, अचर होता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे आपको यहां पर ये जो सारे बिंदु दिख रहे हैं, जो यहां पर आ रहे हों या फिर यहां पर आ रहे हों, ये सारे बिंदुओं के समुच्चय को हम हाइपरबोला या फिर अति परवलय कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पूरे जितने भी बिंदु आ रहे हैं, इन बिंदुओं का इन दोनों निश्चित बिंदुओं से, कौन से दो निश्चित बिंदु, पहला निश्चित बिंदु F1, दूसरा निश्चित बिंदु F2, जिसे फोकस या फिर नाभि कहा जाता है। तो इन बिंदुओं से जो दूरी का अंतर है वो एक बराबर होता है। तो F1 से P1 की दूरी और F2 से P2, F1 से P1 की दूरी और F2 की P1 से दूरी, इसका अंतर बराबर होगा इस बिंदु की दोनों नाभियों से दूरी के, या फिर इस बिंदु की दोनों नाभियों के दूरी के अंतर से। तो यहां पर जितने भी बिंदु आ रहे हैं, सारे बिंदुओं की, एक मिनट, सारे बिंदुओं की इन दोनों नाभियों से दूरी का जो अंतर है वो एक बराबर होगा। तो जैसा आप देख रहे हो F1 F2, P1 F2 माइनस P1 F1 का जो दूरी का अंतर है P2 F2 माइनस P2 F1 इस दूरी के अंतर के बराबर होगा। उसी प्रकार से ये वाली दूरी का भी अंतर, जो बिंदु P3 है उसकी दूरी का भी, दोनों नाभियों से दूरी का अंतर एक बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे आधारित और भी कई सारे टर्म्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका अनुप्रस्थ अक्ष, जिसको ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ये जो दोनों नाभीय बिंदु हैं, जो फोकस है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, इसे हम इसका अनुप्रस्थ अक्ष या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। हाइपरबोला अपने ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। यदि इसे मोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के सिमेट्रिक है। ठीक है, और इन दोनों फोकस मतलब नाभियों के बीच का जो बिंदु होता है उसे इसका केंद्र बिंदु, इस हाइपरबोला का, अति परवलय का केंद्र बिंदु या फिर सेंटर कहा जाता है। ये जो हाइपरबोला है ये अपने अनुप्रस्थ अक्ष को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है, उन दो बिंदुओं को इसका वर्टेक्स या फिर शीर्ष बिंदु कहा जाता है। और केंद्र पे अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है, जो एक्सिस होता है, जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, उसे कॉन्जुगेट एक्सिस या फिर संयुग्मी अक्ष कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकस से होकर जाने वाली रेखा, कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर पे जो परपेंडिकुलर बनता है। बाकी सारी तो वैसी ही चीजें थी जैसा कि इलिप्स में यहां पर अप्लाई हुआ था। क्या ये क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं। अब सबसे पहले इसमें टर्म्स देखते जाते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, पहला तो ये देख लो कि जैसा कि इलिप्स में भी होता था, ये जो केंद्र बिंदु है ना, और जो फोकस है मतलब कि नाभि है, उसके जो बीच की दूरी है उसे C से प्रदर्शित करते थे। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसे C से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और ये वाली दूरी भी C के बराबर होगी, मतलब ये वाली दूरी का मान भी C के बराबर हो गया। तो यहां पर ये जो लंब बन रहा है, इस लंब का जो मान होगा वो B के बराबर होगा, और केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी को A से प्रदर्शित करेंगे। जैसा इलिप्स में भी होता था, A क्या होता था? सेंटर और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। C क्या होता था? सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस। बस इलिप्स में क्या होता था? A का मान बड़ा होता था C से,
क्योंकि सी का मान छोटा होता था, क्योंकि वहां पर फोकस अंदर पे आता था, यहां फोकस शीर्ष बिंदु के बाहर चला गया है। और बी जो है यहां पर यदि मैं लंबवत बनाऊंगा तो ये वाला मान बी के बराबर होगा। कुल मिला के यहां पर एक आपको समकोण त्रिभुज देखने को मिलेगा जिसका आधार ए के बराबर और जिसका लंब बी के बराबर और जिसका कर्ण मतलब कि हाइपोटेन्यूस सी के बराबर होगा। तो यहां ए बी सी के बीच में जो संबंध बनेगा वो इस प्रकार होगा, सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यदि आपको पिछली क्लास याद होगी तो वहां पर ऐसा नहीं, वहां पर क्या होता था, इलिप्स में क्या होता था, ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता था, क्योंकि वहां पर ए सबसे बड़ा संख्या होता था। यहां पर ऐसा होता है कि सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके समीकरण और उत्केंद्रता पे। तो पहले समीकरण को देख लेते हैं। तो फिर से वैसे ही यदि मान के चलिए अनुप्रस्थ अक्ष मतलब कि ट्रांसवर्स एक्सिस किसी हाइपरबोला का, अतिपरवलय का एक्स अक्ष के अनुदिश होता है, एक्स अक्ष के अलोंग होता है, तो उस स्थिति में इसके जो शीर्ष बिंदु होते हैं मतलब कि जो वर्टेक्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे आते हैं। इसके जो फोकस होते हैं मतलब कि नाभीय बिंदु जो होते हैं वो भी एक्स अक्ष पे आते हैं। यदि मान लेते हैं कि इस हाइपरबोला का जो केंद्र बिंदु है, सेंटर है, वो ओरिजिन या मूल बिंदु पे आ रहा है, तो इस स्थिति में ये वाली दूरी का मान ए के बराबर, ये वाली दूरी का मान ए के बराबर, तो उसके जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, नाभीय बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसके जो मान होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, एफ प्लस माइनस ए कॉमा 0। क्योंकि यहां पर दो, मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं, ये एफ नहीं, इसे वी कहेंगे। वी मतलब कि वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष बिंदु, तो ये शीर्ष बिंदु है। शीर्ष बिंदु के निर्देशांक प्लस माइनस ए कॉमा 0 होंगे। और फोकस मतलब कि नाभीय बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो नाभीय बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस सी कॉमा 0 के बराबर होंगे। क्या ये क्लियर हो गया? और इस स्थिति में जो समीकरण बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स में यहां पर प्लस होता था, हाइपरबोला मतलब कि अतिपरवलय में यहां पर ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए, यदि मान लेते हैं ये जो अतिपरवलय बन रहा है, हाइपरबोला बन रहा है, इसका अनुप्रस्थ अक्ष यदि वाई अक्ष के अनुदिश हो, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, तो उस स्थिति में इसके जो वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष बिंदु जो होंगे वो वाई एक्सिस में आएंगे, जैसा कि आपको यहां देखने को मिल रहा है। उसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 कॉमा प्लस माइनस ए के बराबर होंगे। इसके जो दोनों फोकस है मतलब कि नाभीय बिंदु वो भी वाई अक्ष पे आएंगे, तो फोकस के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा प्लस माइनस सी के बराबर होगा, कुछ इस प्रकार से। समीकरण में क्या बदलाव होगा, तो यहां पर वाई अक्ष का गुणांक धनात्मक होगा, मतलब कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो ये चीजें यहां पर बदल जाएंगी। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान में रखते जाइए या नोट करते जाइए, बीच बीच में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उत्केंद्रता, तो देखिए उत्केंद्रता जिसे एसेंट्रिसिटी कहा जाता है वो सी और ए के अनुपात के बराबर होता है, मतलब कि केंद्र और नाभि के बीच की दूरी और केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी के अनुपात को ही उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिलंब की लंबाई या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जिसे कहते हैं, उसका मान 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई जो है उसे 2a से प्रदर्शित करेंगे। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब कि संयुग्मी अक्ष की जो लंबाई होगी उसे 2b से प्रदर्शित करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां लिखी हुई है कि यदि कोई हाइपरबोला या अतिपरवलय ऐसा हो जिसमें a और b का मान एक बराबर हो, मतलब कि ऐसा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा होगा, या फिर ए स्क्वायर से यदि मैं गुणा कर दूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि इस प्रकार का कोई हाइपरबोला अतिपरवलय बनता है तो उसे इक्विलेटरल हाइपरबोला मतलब कि समबाहु अतिपरवलय कहते हैं। उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं, है ना। ये अलग अलग नोटेशन है, अलग अलग नाम है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी पे आधारित एक प्रश्न पूछा गया है पिछले कुछ सालों में, तो आपको ध्यान में रखना है, सीधे सीधे पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम समरी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
अति परवलय का रूप, तो यहां पर देखिए फॉर्म्स ऑफ हाइपरबोला। तो पहला जो हाइपरबोला आपको जिसका समीकरण दिख रहा है वो हाइपरबोला कुछ इस प्रकार से है, जिसका एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए ये आपको सामने दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूं। तो इस प्रकार के हाइपरबोला का समीकरण ऐसा होगा, और यदि इसका अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष पे आएगा, मतलब कि यदि हाइपरबोला का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, तो उस स्थिति में उसका समीकरण ये वाला होगा। y स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, दूसरे में इसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कि अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो यहां अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष है, x एक्सिस है, और x एक्सिस का इक्वेशन या समीकरण y इक्वल टू 0 होता है। यहां अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष के अनुदिश है, y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 होता है, तो उसका समीकरण हो गया। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब कि संयुग्मी अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो यहां तो इस स्थिति में संयुग्मी अक्ष y अक्ष है, और y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0 होगा। यहां संयुग्मी अक्ष x अक्ष है, और उसका समीकरण y इक्वल टू 0 के बराबर होगा। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमने देख लिया, फोकस के बारे में भी हमने देख लिया। यहां पर फोकस को E के टर्म्स में मतलब कि एसेंट्रिसिटी के टर्म्स में बताया। हमें पता है एसेंट्रिसिटी E का जो मान होता है वो C बाय A के बराबर होता है। तो कुल मिला के यहां पर आपको C का मान A गुणा E के बराबर मिल जाएगा। तो यहां पर प्लस माइनस C कॉमा 0 आप समझ लो, या फिर प्लस माइनस AE कॉमा 0 समझ लो, दोनों का मतलब एक ही होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहां लेटस रेक्टम क्या होता है, देखिए लेटस रेक्टम वही जो फोकस मतलब कि नाभि बिंदु पे जो अभिलंब बनाया जाता है उसे लेटस रेक्टम कहते हैं। अब उसका जो समीकरण होगा ये x इक्वल टू प्लस माइनस c होगा, क्योंकि दो लेटस रेक्टम बनेंगे, एक तो इस तरफ का एक दूसरा इस तरफ का, या फिर दूसरा y इक्वल टू प्लस माइनस e होगा, ये हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा, ये वाला कुछ इस प्रकार से। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम था, नीचे है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब कि नाभि लंब की लंबाई। फॉर्मूला वही है 2b² अपॉन a। और ये जिन स्थितियों में हमने हाइपरबोला मतलब कि अति परवलय को लिया है, वहां इसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु पे आ रहा है, मतलब कि ओरिजिन पे आ रहा है। यदि इसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु से शिफ्ट होके कहीं और चला जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो अभी मूल बिंदु हमने ओरिजिन पे लिया है, यदि मूल बिंदु किसी नए निर्देशांक h, k पे चला जाएगा, तो उस स्थिति में जो x है उसका मान x माइनस h से बदल जाएगा, और उसी प्रकार से जो y है उसको हम y माइनस के होल स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इस प्रकार का समीकरण कुछ बन जाएगा। क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट में जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे थे, समझ रहे थे, एक बार मुझे बता दो अभी तक की सारी समरी आपको समझ में आई क्या। यदि कोई चीज आपको नोट करनी है, कुछ छूट गया है तो मुझे बता दो, क्योंकि अभी हम सवालों को हल करेंगे, तो जरूरी है आपको ये चीजें या तो याद हो या तो आपकी नोटबुक में लिखी हुई हो। तो एक बार चैट में जल्दी से लिख के बताइए जो जो प्रेजेंट है, यस, डन, ओके, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रिया, मुकेश ओके क्लियर है, चंचल क्लियर है, ठीक है, और बाकी लोग जो भी हैं जल्दी से बता दीजिए। सोनम, जिज्ञासा, स्वाति, आंचल, ठीक है, सबको समझ में आ गया। कन्हैया, गीतांजलि ओके, ठीक है, बढ़िया। चलिए ओके, तो ये प्रिया ओके, फोकस प्लस माइनस AE कॉमा 0, तो कुछ नहीं, फोकस जैसे अभी मैंने बताया, अभी हमने जैसा पढ़ा था प्लस माइनस C कॉमा 0 के बराबर होता है, और E का मान, E मतलब एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता का मान C/A के बराबर होता है, तो C का मान ये आएगा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ LR क्या है, पायल ने पूछा, तो मैं बता दूं इक्वेशन ऑफ LR क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, तो ध्यान से सुनना है ना। जैसे देखिए, मैं इधर पे थोड़ा सा अलग से बना के बताता हूं। लेटस रेक्टम क्या होता है पहले इसको समझ लो अच्छे से। मान लेते हैं ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, संयुग्मी अक्ष जिसे कहते हैं, और ये हो गया हमारा हाइपरबोला जो कि इस प्रकार से बन रहा है, अति परवलय, है ना। अब यहां पर कहीं ना कहीं हमारा फोकस आएगा, फोकस जैसे मान के चलते हैं यहां पर आया, तो ये जो फोकस या जो नाभि बिंदु है, इस पे यदि हम
इस बिंदु पे यदि हम लंब बनाते हैं उसके अक्ष के, तो ये जो रेखा या जो रेखा खंड बन रहा है उस रेखा को ही हम लेटस रेक्टम कहते हैं। अब इसमें दो चीजें पूछी जाती है, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है, मतलब कि नाभि लंब की लंबाई कितनी है। यदि लंबाई पूछा जाएगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उसे इसकी लंबाई कहते हैं, जिसका मान 2b² अपॉन a के बराबर होगा। और b और a के मान क्या है वो हमने देख लिया। यदि आपको इसका समीकरण पूछा जाता है तो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये जो रेखा है ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, मतलब कि वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू जो भी बिंदु है जिस बिंदु से होकर गुजर रही है उसके बराबर। तो ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है c, क्योंकि फोकस को हम c से प्रदर्शित करते, तो x इक्वल टू c के बराबर होगा। यदि आप c को a और e के टर्म्स में लिखना चाहे तो c का मान a गुणा e के बराबर होता है, इसलिए इसका समीकरण x इज इक्वल टू a इंटू e के बराबर होगा। वहीं लेटस रेक्टम एक और इस तरफ भी बनेगा जिसका मान x इक्वल टू माइनस a गुणा e के बराबर होगा। इसलिए यहां पर यदि आप देखेंगे तो लेटस रेक्टम का जो समीकरण है, या लेटस रेक्टम को नाभिलंब कहते हैं, उसका समीकरण इस प्रकार होगा। कौन सी स्थिति में मैंने आपको समझाया, जब अनुप्रस्थ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, x एक्सिस के अलोंग है। जब ये y एक्सिस के अलोंग होगा तो उस स्थिति में y एक्सिस के अलोंग मतलब कि ऐसा होगा, तो आपका जो नाभिलंब होगा, लेटस रेक्टम होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो इस स्थिति में जो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू c, या जिसे आप y इक्वल टू a गुणा e कहते हैं, वो इसके बराबर होगा। एक बार चेक कर लीजिए, जिसने भी मुझसे डाउट पूछा था क्या आपको क्लियर हो गया? ठीक है, पायल ने पूछा था, क्या ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम कुछ समीकरणों के साथ, है ना। तो यहां पर ये चीजें ना बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगी, आपको ध्यान देना है कि c को a गुणा e के बराबर कई जगह पे लिखा जाता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, a b c के मध्य में जो रिलेशन होता है कि c² का मान a² प्लस b² के बराबर होता है, ये वाला जो समीकरण है या इन तीनों के बीच में जो संबंध है वो आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि हमने अभी देखा कि c का जो मान है वो a गुणा e के बराबर है, तो यदि c को मैं इससे रिप्लेस कर दूं, इससे बदल दूं, तो इस स्थिति में ये a गुणा e का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू a² प्लस b² के बराबर होगा। तो इसे मैं a² e² इक्वल टू a² माइनस a² प्लस b² ऐसा लिख सकता हूं। यदि मान लीजिए मैं a² को इधर पे भेज देता हूं तो a² कॉमन निकल जाएगा, इधर पे e² माइनस 1 बचेगा, जिसका की मान b² के बराबर होगा। तो ये इस प्रकार का भी संबंध बन सकता है जिसको आप ध्यान दे सकते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? किस चीज में कोई कंडीशन आप बोल रहे हो सोनम जी, एक बार बताइए, है ना। देखिए कंडीशन जैसे कि मैंने बताया, अभी जो भी मैंने आपको समीकरण बताए या जो भी चीजें बताई हैं उसमें मैंने सेंटर कहां पर लिया है, ओरिजिन पे, मूल बिंदु पे लिया है। यदि मूल बिंदु से वो बदलेगा तो उस स्थिति में इसके समीकरण में बदलाव होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों के साथ। कुछ सिंपल प्रश्न लेते हैं, फिर बीच बीच में आपके डाउट में लेते जाऊंगा। तो पहले जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या चीजें निकालनी है देखते जाइए। तो पहले लिखा है आपको समीकरण दिया गया है एक अतिपरवलय मतलब कि हाइपरबोला का, और यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई मतलब कि नाभीय बिंदु के निर्देशांक मतलब कि f के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। फिर और आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस मतलब कि शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। नाभीय बिंदु के निर्देशांक के लिए आपको c का मान पता होना चाहिए, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के लिए शीर्ष बिंदु के निर्देशांकों के लिए a का मान पता होना चाहिए। और फिर आपको एसेंट्रिसिटी e का मान निकालना है। तो एसेंट्रिसिटी e जो होता है वो c और a का अनुपात होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब कि जिसको हम LR से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला 2b² अपॉन a होता है, आपको इसका भी मान निकालना होगा। तो आपको इन सारी चीजों के मान निकालने हैं यहां पर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीकरण के साथ। तो पहला समीकरण यहां आपको क्या दिया है, यहां पर है x² अपॉन, अब देखिए आपको पहले समीकरण को देख के ये समझना है कि यहां पर x² का गुणांक धनात्मक है या y² का। तो साफ तौर पे दिख रहा है x² का गुणांक धनात्मक है, मतलब ये जिस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर होगा तो वो होगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इस तरह के जो हाइपरबोला होते हैं
अति परवलय जो होते हैं उनका अनुप्रस्थ अक्ष जो होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। देखो सिंपल सा रूल है, यदि एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स में, यदि वाई का पॉजिटिव होता तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई में। मतलब इससे हमें यह पता चल गया कि कुल मिला के ए स्क्वायर का जो मान है वो 16 के बराबर है। तो ए स्क्वायर का मान 16 के बराबर, जिससे पता चल जाएगा कि ए का जो मान है वो 4 के बराबर होगा। और यहां पर बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर का मान 9 के बराबर, बी स्क्वायर का मान 9 के बराबर, तो कुल मिला के बी का मान जो है वो 3 के बराबर हो गया। ए और बी के मान मिल गए। अब यहां से आप सी का मान निकाल सकते हो, हमें संबंध पता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए सी स्क्वायर का मान क्या आएगा, या सी का मान क्या आ जाएगा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का घात 2 प्लस 3 का घात 2, 16 और 9 25, तो सी स्क्वायर का मान 25 आ गया, जिससे सी का मान आ गया 5। तो ए बी सी सभी के मान हमें मिल चुके हैं। अब एक एक करके देखते हैं, देखिए क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है इस प्रश्न के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट, जिसे हम प्लस माइनस सी कॉमा 0 से प्रदर्शित करेंगे। चूंकि ये एक्स अक्ष में आ रहा है इसलिए, वाई अक्ष में आता तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी हो जाता, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0, ये इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फिर आपको निकालना है इसका वर्टेक्स, मतलब कि शीर्ष बिंदु के निर्देशांक, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो शीर्ष बिंदु भी यहां पर एक्स अक्ष में आएंगे, तो उसके निर्देशांक 0 प्लस माइनस 4 कॉमा 0 आएगा। एसेंट्रिसिटी ई, जिसका मान सी बटे ए के बराबर होता है, मतलब कि ये 5/4 के बराबर होगा। और लेटस रेक्टम एल आर, जो कि 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, तो यह जगह 2b स्क्वायर मतलब 3 की घात 2 बटे ए का मान यहां पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि कुल मिला के इसका मान 9/2 के बराबर होगा। तो एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सबका सही आ गया। चंचल, आपका उत्तर सही है, ठीक है। और इसके अलावा गीतांजलि, एक बार चेक करना लेटस रेक्टम में कुछ गड़बड़ी हुई है क्या। यहां पर ई का मान गलत निकाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार देख लेना। रंजना ठीक है, ठीक है। स्वाति ठीक है, करेक्ट है। बाकी लोग भी एक बार चेक करते चलो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताना, जिनका हो गया वो सेकंड ट्राई करना, और जब आंसर लिखोगे तो सेकंड करके लिखना, सेकंड वाले का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सुमन ठीक है, भोजेश्वरी ठीक है, कामिनी ठीक है, सही है। और लीना करेक्ट है। वो देखो वर्टेक्स में प्लस माइनस 4 कॉमा 0, क्योंकि 2 वर्टेक्स होंगे, है ना। और बाकी तो ठीक है, ज्योत्सना का भी सही है। और बाकी इसके पहले भी कई लोगों ने उत्तर दिया है। किसने किसने दिया है, मुकेश करेक्ट है, ठीक है, ओके हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, है ना। कोई डाउट है किसी को तो इसमें पूछ सकते हो। और अगर हो गया तो फिर अब हम एक काम करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलो एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बदलेंगी एक एक करके देखते चलो। सबसे पहले तो निकालना वही सारी चीजें हैं, है ना, निकालना वही सारी चीजें हैं, बस समीकरण में यहाँ बदलाव हो गया है। तो समीकरण में क्या बदलाव हुआ है, तो साफ तौर पे देखिए यहाँ पर यहाँ पर वाई स्क्वायर जो है वो उसका गुणांक धनात्मक है। तो ये इसे किस समीकरण से कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे सीधे सीधे तौर पे आपको पता चल जाएगा कि ए स्क्वायर का मान 9 के बराबर और बी स्क्वायर का मान 27 के बराबर होगा। तो यहां पर लिख देते हैं ए स्क्वायर का मान हो गया 9, जिससे कि आपको ए का मान 3 मिल जाएगा, है ना। और बी स्क्वायर का मान हो गया 27, जिससे कि आपको बी का मान मिल जाएगा 3√3। यहां से b का मान आ जाएगा 3√3 के बराबर। तो a और b इन दोनों के मान आपको मिल चुके हैं। अब आपको निकालना है c का मान। तो c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर c स्क्वायर का मान 9 और 27 को जोड़ दो, मतलब कि आ जाएगा 36। तो c स्क्वायर का मान 36 के बराबर, या फिर c का मान 6 के बराबर आ जाएगा।
है ना, मतलब ए बी सी तीनों के मान यहाँ पर मिल चुके हैं। अब देखिए ये जो आपका हाइपरबोला है, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, मतलब कि जो अनुप्रस्थ अक्ष है, वो y अक्ष की दिशा में है, y एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब कि ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा, मतलब पैराबोला ऐसा, हाइपरबोला आपका ऐसा बनेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसके जो दोनों फोकस है वो भी आपके y अक्ष पे आ रहे हैं, तो मतलब ये फोकस नहीं, ये वर्टेक्स है, शीर्ष बिंदु है, फोकस यहाँ पर आएगा, नाभीय बिंदु यहां पर आएंगे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए आपको C चाहिए, तो C का मान आपको मिल चुका है। चूंकि ये y अक्ष में, इसलिए इसके निर्देशांक 0, ±6 होंगे। वर्टेक्स भी y एक्सिस में, इसलिए इसके निर्देशांक 0, ±a के बराबर, जिसका मान 3 है, इसके बराबर होगा। एसेंट्रिसिटी E जो होता है वो C/a के बराबर होता है, तो यहाँ पर 6/3 के बराबर, जिसका कि मान 2 आ जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² के बराबर होता है, तो 2b² का मान कितना हो गया 27, और a का मान यहाँ पर कितना हो गया, तो भाई a का मान हो गया 3, तो 3 एकम 3, 3 या 27, 9 दूनी 18, तो LR का मान यहाँ पर आएगा 18। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर दिया था वैसे मुकेश ने, एक बार चेक करते हैं उसका उत्तर सही है या नहीं। तो ठीक है, बिल्कुल सही है पूरा, ठीक है, ओके। अब बाकी लोग भी चेक कर लो। योग्यता आपने शायद पिछले वाले का उत्तर दिया है। ज्योत्सना V और E ठीक है, सही है। चंचल ठीक है, सही है। भोजेश्वरी ठीक है, सही है। बाकी मेरे ख्याल से लगभग सभी ने सही बना लिया। मुकेश आपने तीसरे का भी उत्तर दे दिया है, ठीक है। 0, ±√13 एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सबका भी मेरे ख्याल से हो गया होगा। एक बार तीसरा प्रश्न देख लीजिए, हम उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36 से भाग देना पड़ेगा, फिर बाकी उसी तरीके का हल होगा। चलिए, हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था, तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसे 36 से भाग दे देंगे। 36 से क्यों भाग देना है, क्योंकि हमें पहले इसको के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो इस वजह से ये जैसे कि 9y² अपॉन 36 हो जाएगा, -4x² अपॉन 36 हो जाएगा, इक्वल टू 36/36 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 एकम 9, 9 चौक 36, मतलब कि y² अपॉन 4 आ जाएगा, -x² अपॉन 9 आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें उसी प्रकार से बनेगी जैसे पिछले प्रश्नों को हमने हल किया था। a का मान यहाँ पर 2 आएगा, b का मान यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। b का मान पायल पिछले वाले क्वेश्चन को बता रहे हो क्या? तीसरे प्रश्न में a और b का मान एक बराबर नहीं आएगा, अलग अलग है ना। गायत्री एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्या ये क्लियर है? हटा दो फिर से मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न सभी हल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैंने प्रश्नों को एकदम छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, और आपको फोकस मतलब कि इसके नाभीय बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, और आपको अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो साफ तौर पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है वो y अक्ष पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है, मतलब कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा, अनुप्रस्थ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, मतलब कि हाइपरबोला कुल मिला के इस प्रकार का बनने वाला है। तो यदि इस प्रकार का हाइपरबोला बनता है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो कुल मिला के आपको a और b का मान चाहिए। यहाँ पर वर्टेक्स से आपको पता चल गया कि भाई वर्टेक्स मतलब कि ये वाला बिंदु हो गया ना, और ये वाली जो दूरी होती है वो कुल मिला के a का मान होता है, तो यहाँ पर a का मान आ गया 3।
है ना। और फोकस मतलब कि यहां पर आता है तो ये वाली दूरी हो गई, तो ये वाली दूरी मतलब सी का मान आ गया 5। तो ए का मान मिल चुका है 3, सी का मान मिल चुका है 5। अब समीकरण निकालने के लिए आपको बी के मान की जरूरत है, तो बी को निकाल लो। बी कैसे निकालेंगे, हमें ए बी सी के बीच में संबंध पता है, सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे जैसा मैंने कल भी बताया था, तो बी का मान यहां पर 4 आ जाएगा, तो यहां पर रख दो इसको। b का मान 4 रखोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी मतलब कि 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना क्या ये समीकरण आ गया। चंचल ठीक है, सही है आपका उत्तर, और बाकी लोग भी चेक कर लो, ए और बी ठीक है सही है। ये 25 नहीं आएगा, ये समीकरण एक बार चेक करना मुकेश, मेरे को लग रहा है गलत किया कुछ, है ना। बाकी लोग भी एक बार चेक करो भाई, ये सही मैंने जो लिखा है क्या वो समझ में आया, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है। वाई स्क्वायर पर 9 माइनस एक्स, हाँ ठीक है ओके। चलिए आ गया सबका करेक्ट, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न ये सामने आपके रहा, क्या लिखा है देखिए, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिखा है। यहां पर आपको ये दिया गया है कि इसका जो फोकस है, फोकस मतलब कि देखिए, फोकस मतलब कि यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां से आपको पता चल गया है, यहां से आपको पता चल गया है कि ये जो मान है ये किसका मान है, ये है सी का मान, तो सी का मान हो गया 5 हो गया। फोकस कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे, मतलब आपको यह भी पता चल गया कि जो हाइपरबोला बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, मतलब इसका जो समीकरण बनेगा वो ये वाला होगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। अब आपको कुछ नहीं, ए और बी का मान निकाल के यहां पर डालना है, सी का मान तो मिल चुका है ना। अब देखिए यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई आपको दी गई है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ये वाली जो दूरी होती है इसको ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई कहा जाता है, मतलब कि दोनों फोकस के बीच की दूरी जो कि 2a के बराबर होती है। तो यहां पर आपको 2a का मान भी दिया गया है जो कि 8 है, जिससे आपको a का मान मिल जाएगा 4, और a का मान मिल गया, c का मान तो दिया हुआ था सीधे सीधे। अब आपको पता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हाइपरबोला के लिए, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सॉल्व करोगे तो b का मान 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों मानों को यहां पर रख दो तो समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की घात 2 ऋण वाई स्क्वायर बटे बी की घात 2 मतलब 3 की घात 2 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। मुकेश सही है, प्रिया सही है, और बाकी सबका भी लगभग सही आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको कोशिश कीजिए हल करने का। ठीक है, एक और प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है, कोशिश कीजिए इसे हल करने का। ठीक है, चलिए इसको हल करने का प्रयास कीजिए। आपके सामने जो उदाहरण दिख रहा है उसे, आ गया बिल्कुल, पिछला वाला सबका आ चुका है, आंचल, गायत्री, रंजना और बहुत सारे लोगों ने सही बना लिया है, बढ़िया है, अच्छी बात है। इस उदाहरण को हल करने का प्रयास कीजिए। तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर इस प्रश्न में लिखा है कि एक ऐसे अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, शीर्ष मतलब कि वर्टेक्स कहां पर है, 0,±6 पे है। तो कुल मिला के ये आपको a का मान इसने दे दिया वो 6 है, और शीर्ष के निर्देशांकों को देख के ये भी पता चल गया कि ये जो अतिपरवलय आपको दिया गया है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष y एक्सिस के अलोंग है, y अक्ष के अनुदिश है, मतलब कि आपका हाइपरबोला जो बनने वाला है वो इस प्रकार का बनेगा,
ऐसा आपको जो दिख रहा है। और इस तरह के हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है, समीकरण जो होता है, वो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो यहां पर ए का मान तो दिया गया है, उसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ए का मान तो सीधे सीधे 6 दे दिया गया है आपको, ठीक है। अब सिर्फ आपको बी का मान निकालना है। तो बी का मान सीधे न देके इसने एसेंट्रिसिटी मतलब कि उत्केंद्रता का मान आपको दे दिया है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, उत्केंद्रता ई का जो मान है वो कितना है, वो 5/3 के बराबर है ना। अब आपको कुछ समीकरण या कुछ आपको इक्वेशन अगर ध्यान होंगे, मैंने एक इक्वेशन यहां पर बताया था थोड़ी देर पहले, थोड़ा सा याद कीजिएगा, है ना। या मैं इसको दोबारा से लिख के बता देता हूं, ठीक है। तो आपको ये याद होगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर था, ये आपको ध्यान में है। और आपको ये भी पता है कि जो ई है उसका मान सी बटे ए के बराबर होता है, मतलब कि हम सी को ए गुणा ई के बराबर लिख सकते हैं। तो यदि मान लो मैं सी को ए गुणा ई लिखता हूं तो ए गुणा ई का होल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज किया था अगर आपको याद हो, तो ये इस प्रकार का बन जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान जो है वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यदि आपको बी स्क्वायर का मान निकालना है तो आप उसे ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी कर रखा था, मैंने दोबारा कर दिया। तो यहां पर देखो बी स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर। अब ए का मान पता है 6 है, तो 6 की घात 2, ई स्क्वायर, ई मतलब 5/3, तो 5/3 की घात 2 ऋण 1, ऐसी हो जाएगा। तो 6 की घात 2 मतलब कि 36 हो गया, और इधर पे 25/9 ऋण 1 हो गया। अब 25 में से 9 घटा दो 16 हो जाएगा, तो 36 इधर पे आ जाएगा 16/9 के बराबर। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 16 चौके 64, तो बी स्क्वायर का मान 64 के बराबर आ गया। तो ये जो बी स्क्वायर का मान आया, ए स्क्वायर का मान तो यहाँ पर पता ही चल चुका था, ए स्क्वायर का मान 36 है, बी स्क्वायर का मान 64 है, यहाँ पर डाल दो। तो वाई स्क्वायर बटे 36 ऋण एक्स स्क्वायर बटे 64 इक्वल टू 1। तो ये उस अति परवलय का समीकरण होगा। एक बार देख लीजिए क्या ये बन गया सभी का, लीना, मुकेश, चंचल, योगिता, इन सब का सही उत्तर आ चुका है। चलिए आगे बढ़े अब हम अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहां पर जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार आपको दिया गया है, इसमें अच्छा ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, ऑप्शन में भी आ सकता है ना। अभी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर मैं उसको हटाऊंगा, जगह बनाऊंगा ताकि इसको हल करें हम। तो बिंदुओं ये तथा ये से होकर जाने वाले अति परवलय की उत्केंद्रता का मान ज्ञात कीजिए। उत्केंद्रता मतलब कि एसेंट्रिसिटी का मान ज्ञात करना है, और एसेंट्रिसिटी का मान होता है सी बटे ए के बराबर। तो आपको ए और सी का मान ज्ञात करना है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे इस तरह के सवालों को। तो सबसे पहले आपको समीकरण पहले से दिया गया है, और आपको उस परवलय अति परवलय के दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। अब क्या करो, आप इन निर्देशांकों को यहाँ पर x और y की जगह पे डालो। तो यहाँ पर x की जगह पे 3 डाल देंगे तो 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस y की जगह पे 0 डाल देंगे तो 0 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का मान 3 स्क्वायर के बराबर, या फिर ए का जो मान है वो 3 आ जाएगा। तो आपको ए का मान यहाँ पर मिल गया है ना। अब ए का मान जो मिल गया उसको वापस यहाँ पर समीकरण में डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। अब एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए सी का तो मान, ए का तो मान मिल चुका है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान निकालने के लिए हमें बी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है ना सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अब ये जो आपको निर्देशांक दिए गए हैं इसे भी यहां पर रख देते हैं x और y की जगह पे। तो x की जगह पे 3√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
बटे में 3 का स्क्वायर आ गया, माइनस वाई की जगह पे 2 स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पर 3 3 9 और ये 9 कट जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, समझ गए ना। ये 3 की घात 2 और ये 3 की घात 2 कटेगा, और ये 2 की √2 की पावर 2 मतलब 2 बन जाएगा। माइनस ये कितना हो गया 4/b² इक्वल टू कितना आ गया 1। ये 1 को इधर डाला, ये वाले को इधर डाला, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या बन गया 4b²। तो ये 1 बन जाएगा और b² इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो b² का मान 4 या b का मान 2 के बराबर मिल गया। हालांकि हमें तो b² की ही जरूरत है। अब क्या करो, ये c² इक्वल टू जैसा हमें पता है a² प्लस b² के बराबर है। a² मतलब 3 की घात 2, b² मतलब 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा 9 4 13। तो c² का मान 13 आ जाएगा, जिससे कि c का मान वर्गमूल 13 के बराबर हो जाएगा। और आपको c बटे a निकालना है, तो √13/a का मान कितना हमने निकाला भाई, a का मान है 3, तो ये आ जाएगा √13/3। तो ये इसकी उत्केंद्रता का मान या एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी। प्रिया एक बार कैलकुलेशन चेक करना, मुझे लग रहा है कुछ गलती किया है आपने। और मुकेश आपका उत्तर सही आ चुका है। अलीजा अहमद, आपको समझ में आ रहा है अलीजा? आप शायद लेट से ज्वाइन किए, मुझे याद है। चलिए बाकी सबको भी क्लियर, एक बार चेक कर लेना। योगिता करेक्ट है, सुमन करेक्ट है, ठीक है, ओके चलिए ठीक है। आंचल, ज्योत्सना, इन सब का सही उत्तर आ चुका है। तो अगर ये हो गया, फिर हम आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस मतलब जैसा आपकी परीक्षा में आने वाला है उसी प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे आप हल करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बार इसे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था प्रिया, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस प्रश्न की तरफ। यहां पर क्या लिखा है, यहां लिखा है द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस विथ सेंटर एट ओरिजिन ऑफ ए हाइपरबोला इज 7। तो एक अति परवलय के ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कि अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई है उसका मान आपको दे दिया गया है 7 है, और इसका अनुप्रस्थ अक्ष जो है ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है। मतलब कि इसने ये बता दिया है कि जो हाइपरबोला है उसका अनुप्रस्थ एक्सिस एक्स एक्सिस है, और वो जो हाइपरबोला है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ऐसा जो आपको दिख रहा है। और इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई मतलब कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई मतलब कि ये वाली दूरी का मान आपको दे दिया है जो कि 2a के बराबर होता है। तो यहां पर 2a का मान आपको दे दिया है 7 है, तो a का मान 7/2 के बराबर होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब आपको और क्या दिया है, आपको उस परवलय अति परवलय के एक बिंदु के निर्देशांक भी दिए गए हैं जो कि ये है 5, -2 ये भी है, और आपको उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहली चीज तो ये कि देखो जो भी अति परवलय इस प्रकार का बनेगा उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा x² - y² इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये चीज तो हमें साफ तौर पर पता चल गई। a का मान भी चूंकि हमें दिया गया है, a का मान 7/2 के बराबर है, मतलब यहां पर 7/2 की घात 2 हो जाएगा, है ना। x² अपॉन क्या हो जाएगा, ये 7/2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x² अपॉन क्या बन जाएगा, ये 49 हो जाएगा, माइनस y² अपॉन क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब समीकरण कुछ इस प्रकार का बनेगा। और अब b का मान हमें पता नहीं है, तो वो निकालने के लिए या तो आप इसको यहां पर रख दो, या तो एक और आसान तरीका आप क्या करो, आपको जो समीकरण दिए हैं उनमें से देख लो कि इस प्रकार का समीकरण कौन सा बन रहा है। तो a और c तो इस प्रकार का दिख रहा है, लेकिन b इस प्रकार का नहीं है, तो b तो कट गया। अब a और c में कौन सा उत्तर सही होगा, तो वो पहचानने के लिए आप एक काम करो, x की जगह पे 5 और y की जगह पे -2 डाल के देख लो। तो यदि यहां पर x की जगह पे 5
और y की जगह पे -2 डालोगे तो किस में ऑप्शन मैच करेगा? 5 डालोगे यहां पर देखो तो 5 की घात 2 मतलब 25, 25 चौक 100। यहां पर अगर देखा जाए तो ये दोनों में तो मान ये वाला एक जैसा ही आएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं ना। तो 25 चौक 100 तो ये 100 अपॉन कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 यदि मैं यहां पर डालता हूं और यहां पर डालता हूं तो देखो यहां डाल के देखता हूं, यहां पर है ना, तो -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा, तो 51 इंटू 4 अपॉन कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। अब देखो 4 से ये भाग हो जाएगा ना, 4 चौके 16 और फिर ये आ जाएगा 3 4 नहीं 36, मतलब 100/49 ऋण 51/49 के बराबर। तो जब दोनों को घटाओगे तो 49/49 आ जाएगा, जो कि कट के बन जाएगा 1, मतलब कि 1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पूरा न हल करके आपको इस तरीके का उपयोग करना है कि भाई ऑप्शन में हम वैल्यू पुट करके देखें। तो क्या ये सभी को समझ में आ गया? जो भी ऑनलाइन थे एक बार चैट में प्लीज लिख के बता दीजिए, यदि हां तो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अभी देखिए, हाँ 16 का 6C होगा ऑप्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी कुछ प्रश्न और बच गए हैं जिसको हम आगे आने वाली क्लासेस में लेंगे। फिलहाल मैं ना आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, चूंकि ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और आज मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन ऑलरेडी किया है। वैसे मुझे लग रहा है कि ना इसके पहले एक और समीकरण लेना चाहिए था। मैंने उस पे, हाँ ये वाले समीकरण को लेते फिर इस प्रश्न को करते। ठीक है, ये वाले एक प्रश्न को लेते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे आते हैं। चलिए ठीक है, 2 प्रश्नों को और हल करेंगे। तो यहां पर बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ हाइपरबोला। फोकस मतलब समझ रहे हो ना, फोकस मतलब कि दोनों F1 और F2 के बीच की दूरी। तो F1 और केंद्र के बीच की दूरी, सेंटर के बीच की दूरी C से प्रदर्शित होती है। तो दोनों फोकस के बीच की दूरी मतलब कि 2C। तो यहां पर आपको 2C का मान दे दिया गया है 16 है। एसेंट्रिसिटी मतलब कि उत्केंद्रता का मान आपको दे दिया गया है जो कि C/A के बराबर होता है, जिसका मान √2 है। तो यहां से आप साफ तौर पे C का मान निकाल लोगे जो कि 8 आएगा, और यदि C का मान यहां पर डालोगे तो 8/A का मान वर्गमूल 2 के बराबर होगा, जिससे कि आपको A का मान मिल जाएगा 8/वर्गमूल 2 के बराबर। जिसे आप फर्दर रैशनलाइज यदि करते हो तो ऊपर और नीचे √2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A का मान यहां पर आ जाएगा, ये √2 बन जाएगा, 2 4 जा 8, मतलब कि 4√2 के बराबर आ जाएगा। तो A का मान मिल गया, C का मान तो पहले ही मिल चुका था। अब यहां से आप B का मान भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? C² = A² + B² लगा के, तो C² मतलब कि 8 की घात 2, A² मतलब कि 4√2 की पावर 2 और प्लस B²। तो यहां पर यह आ जाएगा 64 और यहां पर इसका मान आ जाएगा 32 प्लस B²। तो B² का मान आ गया 32, 64 में से 32 जाएगा तो 32 बचेगा ना, हाँ ये आ जाएगा 32। तो जिससे B का मान कितना आ जाएगा? B का मान A के बराबर मतलब कि 4√2 आ जाएगा, है ना। तो अब जो समीकरण होगा देखिए वो किस प्रकार का होगा। अब इसका जो समीकरण होगा ये ऐसा बनेगा, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इक्वल्स टू 1, ऐसा बन जाएगा। अब A² और B² दोनों के मान एक बराबर है, 32 है, तो x²/32 ऋण y²/32 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1/32 को कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस y² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो ये आपका समीकरण बनेगा जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में जहां A और B के मान एक बराबर होते हैं तो आपका जो हाइपरबोला होता है उसे इक्विलेटरल हाइपरबोला या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इसी तरह का एक प्रश्न जो अभी मैंने बताया कि ये पूछा गया था 2019 की परीक्षा में। यहां पर क्या पूछा था? यहां पर पूछा था कि यदि x² माइनस y² का मान A² के बराबर है तो ये किसके समीकरण को प्रदर्शित करता है? क्या ये वृत्त है? तो नहीं, हमें पता है कि वृत्त में x² और y² दोनों के गुणांक धनात्मक और एक बराबर होते हैं। ये अति परवलय तो है, ये दीर्घवृत्त नहीं है। हमें पता है दीर्घवृत्त में x² का
गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक, दोनों का गुणांक धनात्मक होता है और उसके डिनोमिनेटर में अलग अलग टर्म आते हैं, a स्क्वायर और इधर पे जैसे b स्क्वायर। तो ये अति परवलय तो है ये, है ना, लेकिन कौन सा अति परवलय है? आयताकार अति परवलय है, चूंकि यहां पर a स्क्वायर का मान या a और b का मान जो है वो एक बराबर है, इस वजह से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या इसे इक्विलेटरल हाइपरबोला भी कहते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है कुछ आज की क्लास पे तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगली कुछ क्लासेस में एक या दो या जितनी इसकी जरूरत पड़ेगी, जिसमें और भी मैं बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल कराऊंगा, जो कि इन चारों टॉपिक पे बेस्ड होंगे। कोनिक सेक्शन के अंदर ही जो 4 टॉपिक है, जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं दोबारा से कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो आप अभी यहां पर देख रहे हो, ये सारे टॉपिक हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं क्लासेस में, जिसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और ये वाला जो टॉपिक है अभी चल रहा था, जिसमें तकरीबन 5 क्लासेस हमने ऑलरेडी ले ली हैं, जिसमें कि एक क्लास सर्कल पे थी, एक क्लास हमारी सर्कल मतलब कि वृत्त, दो क्लास हमारी पैराबोला पे थी। पैराबोला पे हमने 2 क्लासेस ली थी, और फिर उसके तीसरा हमने इलिप्स पे एक क्लास लिया था जो कल वाली थी, और आज हमने हाइपरबोला पे एक क्लास लिया है। तो कुल मिला के इस पे 5 क्लासेस हो चुकी है। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस, जितना भी जरूरत होगा उस हिसाब से हम इसमें और कुछ क्लासेस करेंगे, जिसमें अब हम इसके मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है थोड़े टफ हो सकता है कुछ नई चीजें हम आगे और देखने को मिले। ठीक है, ओके, क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लीजिए। तो जब भी एक्स स्क्वायर, एक मिनट ना, क्या लिखा है? हाँ, जिस किसी का कोई डाउट है एक बार पूछ लो, चैट में आप लोग पूछ लो अगर किसी को कोई डाउट है तो। देखो, मैं चैट पूरी तरीके से आप लोगों का, कुछ लोगों का समझ नहीं पाया है ना। जैसे गितेश ने एक जो पूछा है वो सीधा सिंपल है, 58 का क्वेश्चन नंबर समझना है। 58 क्वेश्चन नंबर कौन सा है एक बार देख लेते हैं। 58 कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 58 मेरे ख्याल से ये वाला था क्या? हाँ, तो 58 वाला क्वेश्चन नंबर देख लो क्या लिखा है। तो यहां पर बोला है एक अति परवलय के नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों मतलब कि फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया है? 16। तो दोनों फोकस के बीच की दूरी को 2c से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान 16 है। तो इससे c का मान आपको मिल जाएगा 8, और इसकी एसेंट्रिसिटी मतलब कि उत्केंद्रता का मान भी आपको दिया गया है, वर्गमूल 2 है। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला होता है C/A। C का मान आपने निकाल लिया, 8 डाल दिया, जिससे आपको A का मान मिल गया। A का मान मिल गया, C का मान मिल गया। अब आप B का मान निकालने के लिए ये इन तीनों के बीच में जो संबंध है उसको उपयोग कर लो। C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ इन सारे मानों को डालोगे तो B का भी मान मिल जाएगा। अब जो आपका समीकरण होगा अति परवलय का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ A और B के मानों को रखो, आपको समीकरण मिल जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया गितेश? और प्रिया आपने लिखा सर परवलय के क्वेश्चन में दिया था, किस चीज के लिए पूछ रहे हो? परवलय के क्वेश्चन में दिया था, मैं नहीं समझ पाया। 1 मिनट, इसमें क्या बोल रहे हो? एलिप्स, एक्चुअली ये तो परावर्तक मतलब इसका गहराई हो गया, उसकी गहराई बता रहा है पैराबोला की, है ना। मेरे ख्याल से जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, ये इस तरह का प्रश्न हमने किया है। रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जिसका परावर्तक या फिर जिसका डेप्थ दिया है, और स्लोप तो प्रवणता को बोलते हैं। प्रवणता और परावर्तक, जैसा अभी मुझे किसी ने परावर्तक पूछा, तो परावर्तक मतलब उसकी गहराई को बता रहा है ना। ठीक है, प्रिया आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, मेरे को जहां तक याद आ रहा है उस तरह का प्रश्न हमने एक पैराबोला के लिए किया है। अगर मान के चलो इस तरीके का कोई पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, और इस रिफ्लेक्टर में ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये वाले पार्ट में ये वाली जो गहराई होती है,
इसको परावर्तक कहते हैं, है ना। इसकी जो ये गहराई है ये परावर्तक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। हाँ, ये शायद हम लोगों ने किया, वही मैं बोल रहा हूँ। ये वाले प्रश्न को हमने किया है, इस तरह के प्रश्न को। उसका हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में उसमें डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्टर ऐसा कुछ लिखा था उस प्रश्न में, ठीक है। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक कर लो। ओके, चलिए ये ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। कुछ डाउट है तो अगली क्लास में पूछ लेना। सीक्वेंस एंड सीरीज का कुछ डाउट है बोल रहे थे, तो किसी ने लिखा था, शायद पायल ने, है ना। तो जो भी डाउट है एक बार किसी दिन हम डाउट सेशन रख लेंगे जिसमें आप पूछ लेना। ओके, ठीक है, चलिए एंड करता हूँ। धन्यवाद।